आज हम करेंगे अगेय जी की अगली कविता। कविता का नाम है नदी के द्वीप। देखो बच्चों, जब हम इस कविता को शुरू करेंगे उससे पहले हमें एक बात को समझना है। आप अपने आंखें बंद करो, एक कल्पना करो कि आप एक द्वीप को देख रहे हो जिसके जो ओर पानी है और वो अपने ही एक रूप में, अपने ही एक आकार में खड़ा है। कैसा है वो? बहुत बड़ी ज़मीन है, उससे अलग होता हुआ ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और उस टुकड़े के आसपास पानी है। ऐसा ही नज़ारा है नदी के द्वीप का। कवि इस कविता में एक पूरा प्रतीक, एक पूरा रूपक लेकर आते हैं हमारे सामने। बिंब प्रधान कविता है ये कि एक जो भूखंड है वो पिता का रूप है, जो धरती है वो पिता है, जो उसका भूखंड एक द्वीप है वो पुत्र है और नदी उसकी माँ है। नदी की गोद में द्वीप बैठा है और भूखंड दूर से उसके साथ एक रिश्ता बना है जो एक पिता की तरह है। अगर आप इस प्रतीक को अच्छे से समझने की कोशिश करो, देखो पिता का रूप क्या है जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे समाज में लिया जाता रहा है, वो है कि बहुत दूर रहता हुआ भी वो अपनी संतान का पोषण करता है। तो पिता बहुत दूर है, बाहर के कार्य करता है, बाहर से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और निभाते हुए अपनी संतान का पोषण करता है। माँ उसे गोद में बिठाती है, उसे प्यार करती है, उसे पोसती है, उसे पालती है, उसे अपने आंचल की छाया में रखती है। वो माँ है और शिशु उस गोद में खेलता है, क्रीड़ा करता है, अपना आकार लेता है, अपने संस्कारों को भरता है जो कि माँ के आंचल से उसे प्राप्त होते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि वास्तव में वो एक रूपक लेकर चलते हैं। अब अगर इस कविता को अगर हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो तुम महसूस करोगे कि कभी नदी माँ का प्रतीक बनती है तो कभी माँ भी नदी का प्रतीक बनती है। कभी शिशु द्वीप बनता है तो कभी द्वीप भी शिशु बनता है। इसी तरह से पिता भूखंड बनता है और भूखंड भी पिता बनता है। भूखंड एक खुरदरा है, चट्टाने भी हैं, पत्थर भी हैं, रेत भी हैं, सब कुछ है। हर चीज को सहता हुआ भी अपने परिवार की जिम्मेदारी को पिता हमेशा निभाता है और माँ हमेशा रसवाहिनी होकर, हमेशा आत्मीयता से भरकर अपने बच्चे को अपनी गोद में खिला लेती है। तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कवि क्या कहता है और किस तरह से वो इस प्रतीक को हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वहिनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। क्या कहता है? हम नदी के द्वीप हैं, वो हमें आकार देती है, हम नहीं कहते। द्वीप कहता है कि हम नहीं कहते कि स्रोत वाहिनी हमें छोड़कर बह जाए। अभिप्राय क्या है कि नदी है, बह जाती है, निकल जाती है और द्वीप वहीं रह जाता है। मतलब देखो यहाँ पर ये समकालीन कविता है तो इसमें दो चीजें आप मानकर चलो, एक निजता है और दूसरा व्यक्तित्व है। निजता और व्यक्तित्व हमेशा सभ्यता और संस्कृति से एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। ये समकालीन कविता की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो सभ्यता क्या है? भूखंड है, पृथ्वी का वो रूप है जो दूर से तुम्हें पोस पोस रहा है, तुम्हारा पालन कर रहा है। धरती क्या है? तुम्हारी संस्कृति है जो तुम्हें अपने आंचल में लेकर पाल रही है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, वो हमें आकार देती है। माँ हमें पालती है, हमारे संस्कार भरती है। इसी तरह से संस्कृति एक व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करती है और भूखंड क्या करता है? उसे जीने का एक साधन देता है। अब वो क्या कहता है? वह हमें आकार देती है। हमारे कोन, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकल, कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। मतलब ये आकार जो हमें मिला है, ये अंतरिम पहचान जो हमें मिली है, एक अलग व्यक्तित्व जो हमें दिया है, वो हमारी माँ ने दिया है हमें। इसी तरह से भूखंड से अलग होकर द्वीप को अगर एक पहचान मिली है तो वो नदी से मिली है। माँ है वह
कवि कहता है, माँ है वह, इसी से हम बने हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। हम हैं द्वीप। यहाँ एक चीज और समकालीन कविता में और अगेय जी की कविताओं में पहचानने की आप कोशिश करेंगे। अगेय जी एक पाश्चात्य चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, जिनका नाम है फ्रायड। वो उनकी दर्शन को लेकर चलते हैं कभी कभी। अब वो कहते हैं कि प्रकृति में भी पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। अब देखोगे कि नदी क्या है। नदी यहाँ पर एक स्त्रीलिंग के रूप में आई है, भूखंड एक पुल्लिंग रूप में आया है, द्वीप एक फिर पुल्लिंग में आया है, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। धारा फिर स्त्रीलिंग है, नदी भी स्त्रीलिंग है। इसी तरह से कवि कहता है कि मैं द्वीप हूं, मेरी अपनी पहचान है, मैं अपनी शख्सियत से जीता हूं, मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी माँ का अपना बहाव है। हम धारा नहीं है, हम बह नहीं जा पा रहे हैं, हम भावुक नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा। द्वीप अपनी नदी को समर्पित है, उस गोद में खेल तो रहा है, पर क्या कहता है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा के द्वीप हैं, स्रोत वाहिनी के, सदा के द्वीप हैं। हमेशा के लिए एक बच्चा अपनी माँ का संतत करता है, उसकी संतान बनता है, संतति है वो उसकी, किंतु हम बहते नहीं हैं। यही हमारी पहचान है कि हम माँ के हैं तो सही, माँ से पैदा तो हुए हैं, माँ से संस्कार तो पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से जीते हैं। ये आज के बच्चे की पहचान है। वो कहता है, ठीक है, मैंने मातृ दूध पिया है, मेरी रगों में माँ का रक्त बहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जीवन तो मेरा है, ये सांसें तो मेरी हैं, इसे देखने, सुनने, कहने का अंदाज तो मेरा है। वो कहता है, हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। आज का व्यक्तित्व क्यों नहीं बहता है? क्यों उस पुरानी संस्कृति, उन पुरानी परंपराओं, उन पुराने सिद्धांतों को लेकर जिंदगी को जीना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उसका दर्शन है, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अगर हम सारे पुरातत्व को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को खो बैठेंगे, हम अपनी पहचान को बना ही नहीं पाएंगे। हम बहेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। अगर हम रेत हो जाएंगे, अगर हम अपने व्यक्तित्व को खो देंगे तो क्या होगा? पैर उखड़ेंगे, हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे, हम समाज के साथ चल नहीं पाएंगे। समाज के साथ चलना चाहते हैं तो हमें स्थिर होना होगा, हमें अपनी व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को भूखंड की तरह स्थिर करना होगा, प्लवन होगा। हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम बह जाएंगे, ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सहेंगे। ना जाने रेत कितने उतार चढ़ाव, कितनी लहरों के साथ ऊपर नीचे होती हुई बहती चली जाएगी, बह जाएंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे। पर फिर आगे क्या कहता है, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकेंगे? ये सवाल है। हम पुरातत्व, पुरानी परंपराओं, पुरानी पीढ़ियों के सिद्धांतों को लेकर चलते भी रहें तो भी क्या हम आधुनिक जीवन को आत्मसात कर पाएंगे, या पुराने हमें अपने जीवन में जगह दे पाएंगे? कब तक? हर व्यक्तित्व की अपनी पहचान होती है, हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, हर व्यक्ति की अपनी एक शख्सियत होती है। आप मान कर चलो, देखो हम मैं हैं, हम हमेशा क्या कहते हैं? आपने दरवाजा खटखटाया, आपने किसी को फोन किया, उसने पूछा कौन है, आप क्या कहते हो? मैं हूं। अरे वो पूछता है मैं कौन? तब हमें याद आता है कि अरे मैं से बढ़कर भी हमें कुछ है। तो कभी क्या कहता है, फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकेंगे? सवाल उठता है। हम हमेशा अपनी एक पहचान के साथ जिएंगे,
हम संतान हैं, लेकिन फिर भी हमारी माँ का नाम कांता, शीला कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हम मोनिका, नरेश, ममता कुछ हो सकते हैं? हम अपनी पहचान लेंगे। हमारी माँ अपने रूप में रहेगी, हमारी संतान अपने रूप में रहेगी। हम उसे एक नाम देते हैं। एक माँ है जिसका नाम सुशीला है, एक संतान है जिसका नाम सोफी है, लेकिन वो क्या है? हर एक की अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना व्यक्तित्व है। आप माँ को आवाज लगाओगे तो माँ ही बोलेगी, बेटी को आवाज लगाओगे, बेटी को आवाज लगाओगे तो बेटा ही बोलेगा। तो कहता है लेकिन चूर्ण होकर भी हम वो तो नहीं बन सकते ना। और अगर बन भी जाएं तो कब तक वो हमें हमें अपने साथ रहेगी? माँ के साथ कब तक चिपटे रहेंगे हम? माता पिता से अलग तो होना ही पड़ेगा। हम चूर्ण में हो जाएं, अपने व्यक्तित्व को खत्म भी कर दें, अपने आप को फनाह भी कर दें, उसके बावजूद भी हमें उस पनाह से बाहर तो आना ही पड़ेगा। हमें समाज में अपनी पहचान तो बनानी ही पड़ेगी। रेत बनकर भी हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। मान लो एक बच्चा है, माँ के साथ ही रहता है, माँ के साथ ही खेलता है, माँ खिलाए तो खा लेता है, माँ ना खिलाए तो नहीं खाता है। तो माँ क्या कहेगी कुछ दिनों बाद? अरे भाई अपने आप खा लिया करो। कुछ बच्चे हैं मान जाते हैं, नहीं खाएंगे, और बड़े होते चले जाएंगे। माँ कब तक खिलाएगी? धीरे धीरे माँ बूढ़ी हो जाएगी, वो बच्चे माँ को बोझ लगने लगेंगे। माँ चाहेगी अरे भाई खुद कमा के लाओ, खुद जियो, खुद बनाओ अपनी जिंदगी, खुद बनाओ अपना परिवार, खुद बनाओ अपना घर। क्या कहता है? रेत बनकर भी हम सलील को हल्का सा गंदला ही तो करेंगे। हम पानी को गंदला ही तो बनाएंगे, अनुपयोगी ही तो बनाएंगे। एक माँ कब तक अपनी संतान के बोझ को ढोती रहेगी? आखिर बूढ़ी होकर चाहेगी ना कि उसकी संतान भी अपनी जिंदगी जिए। इसलिए अपनी पहचान बनाइए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप ये कह सको कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब ये जिम्मेदारी मैं उठ सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्या कहता है? अनुपयोगी ही तो बनाएंगे। अगर हम अपनी माँ का, अपने पिता का साथ नहीं देंगे तो हम पानी को भी गंदला करेंगे, हम खुद को भी बेकार बना देंगे, बेजार कर देंगे। इसलिए बच्चों आज से अपनी पहचान के लिए कार्य करो, अपने आप को बनाने की कोशिश करो, ताकि कल तुम्हारी माँ भी तुम्हें अपनी गोद में लेकर खेल सके। तुम भी अपनी माँ को ये कह सको, माँ मैंने भी अपने व्यक्तित्व को बनाया है, मैंने भी अपने आप को एक पहचान दी है, मैंने भी अपनी जिंदगी को जीना सीखा है। तुमने मुझे संस्कार दिए हैं, पिता ने मुझे समाज दिया है, मैंने अपने आप को एक व्यक्तित्व दिया है। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। द्वीप हो जाना श्राप नहीं है, रुकना, स्थिर हो जाना श्राप नहीं है, ये हमारी नियति है, ये हमारा भाग्य है, ये हमारे कर्मों का विधान है कि हमें अपने आप को बनाना है। ये श्राप नहीं है कि हमें उठना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। अरे भाई ये तो वरदान है कि हम जिंदा हैं, हमारी सांस चल रही है, हमारे पांव काबिल हैं, समर्थ हैं कि हम अपने लिए पानी उठा सकते हैं, मुंह को लगा सकते हैं, पी सकते हैं, उसे हजम कर सकते हैं। ये तो हमारी प्राणवत्ता की पहचान है, ये तो हमारा भाग्य है कि भगवान ने हमें एक हृष्ट पुष्ट शरीर दिया है। हमारी माँ ने हमें ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं जिसने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। हमारे पिता ने हमें ऐसा समाज दिया है जिसमें हम जीने के काबिल हो सकते हैं, जिसमें हम अपना सर उठाकर कह सकते हैं पहचानिए हमारा भी एक नाम है। हमारा पिता, हमारी माँ आज हमारे नाम से पहचानी जा सकती है। फिर क्या कहता है? हम नदी के पुत्र हैं, बैठे हैं नदी की क्रोड़ में, हम अपनी माँ की संतान हैं, हम उसकी गोद में बैठे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हमारा कि हमें अपनी माँ की ममता में छां मिल रही है, हम उसकी गोद में खेलने के काबिल हो रहे हैं, और वह भूखंड हमारा पिता है, अपना पितर है।
पिता, पिता और पितर में क्या? पितर जो हमसे अलग हो गया, पिता जो आज भी हमारा सेवा, आज भी हमारी सेवा, आज भी हमारा पोषण करा, पिता जो हम पितर पितर जो हमसे अलग हो गया है, उसकी और हमारी पहचान अलग हो। अब ये सृष्टि के नियम को भी लेकर चलता है कि अगर माँ नहीं बताएगी ये तुम्हारा पिता है, तो संतान कभी नहीं जान पाएगी कि वो उसका पिता है। तो माँ संतान और पिता में एक संबंध स्थापित करती है और विश्वास देती है अपने संतान को कि देखो वो तुम्हारा पिता है, पिता है वो, क्योंकि भूखंड है, वो अलग हो गया है, तो कवि उसे क्या नाम देता है? वो हमारा अपना पितर है, हमारा अपना रूप है। मैं भी उसी की तरह खुरदरा हूँ, मैं भी उसी की तरह स्थिर हूँ, मैं भी उसी की तरह बहुत से भावों को, कहीं रेत, कहीं मिट्टी, कहीं पत्थर, कहीं चट्टान, अलग अलग स्वरूपों को लेकर जिंदा हूँ, मैं भी वही हूँ। फिर कहता है भूखंड नदी तुम बहती चलो। माँ तो सुराहिनी की तरह बहती चली जाती है, संस्कृति तो बदलती चली जाती है, माँ के भाव तो बच्चे के बड़ा होने के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। छोटा होता है एक अलग जिम्मेदारी होती है, बड़ा होता है एक अलग जिम्मेदारी होती है, उससे और बड़ा होता है और जिम्मेदारी हो जाती है। माँ के रूप तो बदलते रहते हैं, इसी तरह हमारी संस्कृति के रूप भी बदलते रहते हैं, इसी तरह नदी के रूप भी बदलते रहते हैं। कहीं वो पहाड़ों से उछलती हुई आती हैं, कहीं मैदान से शांत होकर निकल जाती है, कहीं समुद्र के पास होकर अत्यंत शांत और अपने वजूद को विलीन कर देती है। फिर क्या कहते हैं कवि? भूखंड से जो दाए हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। हे मेरी माँ, तुम मुझे मांझती चलो, संस्कार जहां जहां मैं गलत जाऊं, मांझ दो मेरे ऊपर पड़ी हुई संस्कारों की धूल को, धो दो, मुझे फिर से चमक दे दो, मुझे फिर से जीवन में एक नया स्वरूप दे दो। मुझे जो दाई से मिला है, मुझे जो मेरे पिता से मिला है, मैं उसे जीना चाहता हूँ, लेकिन जहां जहां मेरे पांव भटकते हैं, जहां जहां मैं रास्ते से अलग होता हूँ, मेरी माँ मुझे मांझती चलो, मुझे संवारती चलो। फिर भी माँ से अपेक्षा करती है संतान कि वो उसे मांझती चले, उसे संवारती चले। तुम्हारे एहलाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोत वाहिनी ही कर्म नाशा, कीर्ति नाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। यहाँ अपने माँ के व्यक्तित्व के प्रति उसके अंदर एक प्यार है। कवि कहता है जब ये लोग तुझे गंदला कर दें, तब तू घर घराती हुई चल। ये मेरी माँ, जब ये तुम्हारे अधिकारों का हनन करने लगे, तुम अपने प्रति सचेत होकर अपनी जिंदगी को एक पहचान दो, एक आवाज दो। बिल्कुल भी नहीं। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी नारी स्वरूपा शक्ति, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। यहाँ फिर वो नारी शक्ति को उभारता है। ये नहीं कि वो केवल आंचल में लेकर गोद में बच्चे को खिलाने के लिए बनी है। वो कहता नहीं, जब ये समाज तुझे गंदला कर दे, बेकार कर दे, तेरे अधिकारों का हनन कर दे, तो तुम क्या करो? तुम बढ़ो, पलावन तुम्हारा घरघराता उठे, ये समाज तुम्हारी आवाज को सुनकर घबरा जाए, इतनी गड़गड़ाहट हो, इतनी आवाज हो, इतनी तेजी हो तुम्हारी आवाज में। फिर कहता है प्रवाहिनी बन जाए। तो हमें स्वीकार है वह भाई, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जगेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। बहुत प्यारी बात कवि कहता हमें वो भी स्वीकार है। अगर हमें अपनी माँ का वात्सल्य स्वीकार है, तो हमें अपनी माँ का वो रूप भी स्वीकार है, जब वो अपने अधिकार की आवाज उठाती है, जब वो अपनी जिंदगी की पहचान मांगती है, जब वो समाज से भी कह सकती है मैं तुम्हारी संतान का पोषण कर सकती हूँ, तो मैं अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकती हूँ। क्या कहते हैं कवि? हमें वह भी स्वीकार है और उसी में रेत हो जाना भी स्वीकार है। अगर हमें अपनी माँ के अधिकारों के लिए अपनी वजूद को खोना भी पड़े, तो भी हमें स्वीकार है। ऐसी संतान आज जन्म लेती है और आगे बढ़ती है।
फिर कवि कहता है, कहीं भी फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माँ तू उसे फिर संस्कार तुम देना, ऐ मेरी माँ तू उसे फिर से संस्कार देना। अपनी संतान को फिर से पोषित करना, उसे आगे ले जाना और उसे जीवन जीने का उत्साह उसके भीतर भर देना।